समझे कि नहीं समझे? आप तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा लक्षण समझे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया किसके अधीन होता है? बाजार के अधीन होता है। सभी निर्णय किसके तहत लिए जाते हैं? मांग के लिए जाते हैं। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो, वे अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा? तीसरी विशेषता बता रहे हैं दोस्तों, तीसरी विशेषता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यहां इस अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत क्या होगी यह तय होता है किस पर? मांग और पूर्ति पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक वस्तु की कीमत क्या होगी या किस आधार पर तय होता है? डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है। जिस चीज का डिमांड जितनी अधिक है उसकी कीमत उतनी अधिक होगी, जिस चीज का सप्लाई जितना कम है उसकी कीमत उतनी अधिक होगी। जिस चीज का डिमांड कम है उसका कीमत कम होगा, जिस चीज का सप्लाई अधिक है उसका कीमत कम होगा। तो वस्तु का कीमत जो तय होता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही तय होता है। डिमांड बढ़ते ही कीमत बढ़ जाती है, डिमांड घटते ही कीमत घट जाती। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अभी यही क्वेश्चन पूछे कि भारत में तो ऐसा नहीं होता है। भारत में कहिएगा गेहूं का कीमत क्या है तो बाहर है 14 रुपया, कोटा में है 2 रुपया। तो भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है, इसलिए वहां पर आपको यह देखने को मिल रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का कीमत किस आधार पर तय होते हैं? मांग और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी कंपनी किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, उसका मेन लक्ष्य क्या है? प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना। उसको मतलब नहीं है कि लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीधा देखेगा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिधर होगा प्रॉफिट उधर ही मुड़ जाएगा उत्पादन। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वे लाभ कमाना होता है। वो क्या होता है दोस्तों? लाभ कमाना होता है। दूसरी बात दोस्तों कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आप जो दूसरी विशेषता को देखें कि इसमें उत्पादन के साधनों पर क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधन पर क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। और निजी स्वामित्व होने के कारण इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाइयों के बीच, ठीक है, उत्पादन इकाइयों के बीच प्रतियोगिता की स्थिति रहती है। क्या स्थिति रहती है? प्रतियोगिता की स्थिति रहती है। ठीक है, किसकी स्थिति रहती है? प्रतियोगिता की स्थिति रहती है। प्रतियोगिता का मतलब हर कंपनी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की होड़ में लगा रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर एक कंपनी दूसरे कंपनी को एकदम तिरछी नजरों से देखता है कि कब ये पलटे, इसके कंपनी को हम खरीद कर हम आगे निकल जाए। पूरा कंपनियों के बीच, कंपनी कहने का मतलब उत्पादन इकाइयों के बीच एकदम प्रतियोगिता नहीं, इसको हम गला काट प्रतियोगिता कह सकते। हर कंपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, हर कंपनी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हर उत्पादन इकाई एक दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ जाने की होड़ में लगा हुआ रहता।
बात को समझे कि नहीं समझे? तो इतना बात याद रखना है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सोइए नहीं, क्योंकि ये सोने का टाइम नहीं है दोस्तों। जो सो गया समझिए रेस से बाहर हो गया है। और ये इकोनॉमिक्स है, वैसे भी ठीक ठाक से पता नहीं चलता है। सो जाइएगा तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए नौकरी करना अगर आपका अंतिम और प्राथमिक उद्देश्य है तो इसके लिए कष्ट काटना पड़ेगा। आइए दोस्तों, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ गए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व का सबसे पुराना अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था के सबसे पुराना स्वरूप कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके विचारों से पनपा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता यही एडम स्मिथ यानी अर्थशास्त्र के पिता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया किसके अधीन? बाजार के अधीन होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार? निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा तय होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का कीमत बाजार के शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है और मांग और पूर्ति यही बाजार की दो शक्ति है, यही बाजार की दो मिसाइल है दोस्तों। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, सामाजिक कल्याण करना नहीं होता है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाइयों के बीच क्या होती है? प्रतियोगिता की भावना रहती है। सभी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने के होड़ में लगे रहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब देश है दोस्तों, कनाडा है। लगभग जितने भी विकसित देश हैं ना विश्व में, सभी विकसित देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाए हुए हैं। ठीक है, लगभग सभी विकसित देश दोस्तों वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाए हुए हैं। क्लियर हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ गए क्या? क्या हुआ? हाँ, रेट डिमांड और सप्लाई के आधार पर फिक्स होता है। डिमांड जैसे बढ़ गया वहां पर उसका रेट ज्यादा हो जाए। बिल्कुल, जहां पर एक अर्थव्यवस्था को हम देख रहे हैं, ठीक है, अब हम पूरे अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा तो रेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सेम एग्जांपल छठ में कद्दू की स्थिति। छठ में कद्दू का डिमांड हर घर में है, इसीलिए रेट क्या है? भागा है। आप कह सकते हैं कि एक पूंजीवादी लक्षण हमारे भारत में छठ के समय भी अस्तित्व में होता है। तो जब भी डिमांड बढ़ेगा कीमत क्या होगा? बढ़ेगा। आइए दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अब कोई दिक्कत नहीं न रह गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेन बात यही रखना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा निर्णय बाजार के शक्तियों के अधीन लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, ये भी आप याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी स्वरूप होता है उसमें सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। दोस्तों, आपको हम बोले कि अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना स्वरूप कौन अर्थव्यवस्था था? पूंजीवादी। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी स्वरूप आकार लेना प्रारंभ किया और जैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचे, उसमें कई सारी खामियां उत्पन्न हो गई। जैसे आपको बोले थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा निर्णय लाभ कमाने के लिए लिए जाते हैं,
इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जब विश्व में पूर्ण विकास हुआ तो उत्पादन इकाई जो है वे निरंकुश हो गए। वे प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर गुजरने के तैयार हो गए। वे काम करने वाले लोगों को वेतन नहीं देते थे। उत्पादन करने वाले इकाइयां और उपभोक्ताओं का शोषण भी करने लगे। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का भी शोषण होने लगा और उपभोक्ताओं का भी शोषण होने लगा, दोनों का। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक और उपभोक्ताओं दोनों का शोषण होने लगा तो अब इस अर्थव्यवस्था के विरोध में स्वर उठने लगे। कई ऐसे अर्थशास्त्री थे कि जो अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी स्वरूप से घृणा करने लगे, जिसमें कार्ल मार्क्स का नाम आप जानते होंगे या सुने होंगे। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के घोर आलोचक थे। उन्होंने एक नारा दिया था, दुनिया की मजदूरी एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स का एक नारा था, दुनिया का मजदूर एक हो जाए। ये नारा उसने किसके लिए दिया था? ये नारा उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चैलेंज करने के लिए दिया था। तो जैसे जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का यानी कि श्रम करने वालों का, उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा, और शोषण इसलिए होने लगा दोस्तों कि हर निर्णय लाभ प्रॉफिट के आधार के लिए किए जाते थे। और सभी का कि हर निर्णय प्रॉफिट के आधार पर ही लिया जाएगा तो उपभोक्ताओं का तो शोषण होना ही होना है, श्रमिकों का शोषण होना ही होना है। तो धीरे धीरे करके सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूंजीवादी में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई। कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिक लोगों ने अपने विचारों से इस अर्थव्यवस्था का घोर आलोचना किया और माना जाता है कि कार्ल मार्क्सों के विचारों से, कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिक के विचारों से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद इस विश्व में जिस अर्थव्यवस्था ने आकार लिया वो कौन अर्थव्यवस्था थी? वे समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय तब हुआ जब अर्थव्यवस्था पूंजीवादी वाली अर्थव्यवस्था में कई सारे दिक्कतें उत्पन्न होने लगा। और सबसे बड़ा दिक्कत था उपभोक्ताओं का शोषण और श्रमिकों का शोषण। और तीसरा बड़ा दिक्कत था कि हर निर्णय लाभ के आधार पर लेना। तो पूंजीवादी के बाद कौन उदय हुआ? समाजवादी को समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, क्योंकि आप पूंजीवादी समझ गए हैं। पलट दीजिए, उसको पलट दीजिए, क्या बन जाएगा? समाजवादी बन जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पूंजीवादी समझे हैं उसको पलटते जाइए, क्या होते जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिस तरह हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी, उसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, किसकी संज्ञा दी जाती है? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की। और इस व्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं किसके अधीन रहता है? समाज के अधीन रहता है। और समाज का प्रतिनिधि कौन बना रहता है? सरकार बना रहता है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं बाजार के अधीन न होकर किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। चुनी गई सरकार के अधीन है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य स्वरूप यही है कि यह सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण रखता है। ये सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का ही दोस्तों उत्पादन के साधन, उत्पादन के कितने साधन? भूमि, पूंजी, श्रम और तो उत्पादन के साधनों पर भी किसका अधिकार रहता है? सरकार का अधिकार रहता है। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार रहता है? सरकार का अधिकार रहता है। तीसरी विशेषता हम पूंजीवादी का पढ़े थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्णय भी कौन लेती है?
सरकार ही लेती है कि क्या कीमत रखना है वो भी सरकार तय करता है, क्या उत्पादन करना है वो भी सरकार तय करता है, किसको क्या बेचना है वो भी सरकार तय करता है। यानी कि हर काम जो बाजार के शक्ति के अधीन हो रहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसके अधीन हो रहा है? सरकार के अधीन हो रहा था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य था क्या? लाभ कमाना दोस्तों। लेकिन अगर बात समाजवादी अर्थव्यवस्था की करिएगा तो यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय और अवसरों की समानता। अवसरों की, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ध्यान आर्थिक समानता की ओर दिया जाता है, यानी सब व्यक्ति के पास एक समान आर्थिक संसाधन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक समानता। जैसे भारत जैसे देश में आर्थिक असमानता व्यापक स्तर पर है। किसी को रहने के लिए घर नहीं है और किसी को बीघा का बीघा जमीन है। किसी को रहने के लिए घर नहीं है, किसी के 2 मंजिला में कुत्ता रहता है। तो यह है हमारे भारत जैसे देश की आर्थिक असमानता का एक जीता जागता नमूना हम आपको बताए। यानी हमारे भारत में आर्थिक असमानता बहुत प्रबल है। और आर्थिक असमानता भारत में क्यों है इसके लिए अलग से बहस होती है। वो बहस आप पॉलिटी में कर सकते हैं, वो बहस आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं। फिलहाल हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक समानता को स्थापित करना और अवसरों की समानता प्रदान करना, यानी कि हर व्यक्ति को रोजगार करने के लिए एक समान अवसर मुहैया हो। हालांकि हमारे संविधान भी हमें क्या प्रदान करते हैं? अवसरों की समानता प्रदान करते हैं। हालांकि हमारे भी संविधान की प्रस्तावना हमें क्या देने की वकालत करते हैं, लेकिन आज भी हम ना तो आर्थिक समानता को प्राप्त कर पाए हैं और ना ही हम अवसरों की समानता। हालांकि अवसरों की समानता बिल्कुल अब है, ठीक है। अपवाद में आरक्षण को हटा दे तो आरक्षण एक सामाजिक समानता लाने के उद्देश्य से चालू किया गया है। तो दोनों ही दोस्तों कि हमारे देश में अवसरों की समानता है, लेकिन आज भी हमारे देश में आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो पाई है। और ये आर्थिक समानता स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य है अमीरों को छीन करके गरीबों में समान रूप से बांटा जाए, ठीक है। और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह किया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह काम किया गया था कि अमीरों से छीनकर गरीबों, यानी कि जिन लोगों को भूमि ज्यादा था दोस्तों, उन लोगों से भूमि लेकर भूमिहीन किसानों को बांटा गया था। लेकिन आजादी के बाद जो ये काम किए गए थे दोस्तों, उसमें कई सारे विसंगतियां उत्पन्न होगी। क्या कि उस समय जमीन का सारा कागज अंग्रेज के पास थे और सारा कागज जमींदार के पास थे। ये दोनों ने मिलकर सारा कागज को जला दिया। सरकार को पता नहीं चला था कौन किसका जमीन है, किसका छीने। इसीलिए योजना सक्सेस नहीं हो पाई। उसको हम अलग से भूमि सुधार विषय में पढ़ेंगे। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का आप देख लेना क्या मुख्य उद्देश्य है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण? सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार? सामाजिक अर्थव्यवस्था में कीमत है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में हर उत्पादन कौन करता है? इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रतियोगिता की उपस्थिति नहीं रहती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता स्थिति? और वर्तमान समय में कोई भी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था का सही उदाहरण नहीं। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था क्या हो? समाजवादी। कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है। क्लियर है दोस्तों, समझ गए हैं? 1991 से पहले पूर्व सोवियत संघ यानी सोवियत संघ का अस्तित्व था और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी थी। वो कैसी थी? समाजवादी थी।
लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ, यह समाजवादी जो विश्व का एकमात्र इकलौता समाजवादी था, वो भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो वर्तमान समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व कहीं पर, क्लियर है बात, समझ गए दोस्तों। अब देखिए कि पूंजीवादी में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समाजवादी अर्थव्यवस्था का शुभारंभ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कहिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी सब कुछ ठीक ठाक, वो भी नहीं हुआ। पूर्व सोवियत संघ ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन आगे कुछ ही समय में उसका अर्थव्यवस्था की यह मॉडल फ्लॉप करने लगा। फ्लॉप क्या करने लगा? गोदाम में गेहूं भरा है, मार्केट में गेहूं नहीं है। मार्केट में गेहूं नहीं है तो क्यों नहीं है? तो मंत्री साहब सोए हुए उठेंगे तब ना हस्ताक्षर करेंगे। ऐसी स्थिति दोस्तों आ गई थी। यानी कि पूर्व सोवियत संघ ने लोगों को आर्थिक समानता देने के लिए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, वे भी अर्थव्यवस्था सही और सुचारू रूप से नहीं चल पाया। उसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई। और जब समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी मतलब आगे बढ़ने की प्रक्रिया में रुकावट आने लगी, तो एक महान अर्थशास्त्री जिसका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, और जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से एक नया अर्थव्यवस्था पनपा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था। जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से एक नई अर्थव्यवस्था पनपा। जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से एक नई अर्थव्यवस्था पनपा, और वह नई अर्थव्यवस्था कौन थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नवीनतम विचारधारा है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो सबसे नवीन अर्थव्यवस्था की प्रणाली है, जो सबसे नई अर्थव्यवस्था की प्रणाली है, जो अर्थव्यवस्था का सबसे नवीनतम विचारधारा है, वे कौन है? मिश्रित। और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, क्या नाम था उनका? जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से उत्पन्न हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? और समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स है नहीं, बल्कि माने जाते हैं, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ललकारने में, गाली देने में सबसे आगे जो रहा वो कार्ल मार्क्स रहा। लेकिन आपको पता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था भी ठीक तरह से चल नहीं पाया। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय दिया। अब यह मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गुण मौजूद है और जिनमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी गुण मौजूद है। ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनमें पूंजीवादी का भी गुण मौजूद हो, जिसमें समाजवादी का भी गुण मौजूद हो, और दोनों अर्थव्यवस्था के विशेषताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करके एक नवीन अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ वही क्या कहलाया? और आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार था? और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का। और सरकार के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। सरकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो आपने देख लिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व, केवल निजी क्षेत्र का अस्तित्व था। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल सरकार, अर्थात क्या? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में चूंकि दोनों अर्थव्यवस्था का गुण समाहित होगा, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी रहते हैं और इन दोनों के बीच प्रतियोगिता न रहकर इन दोनों के बीच क्या रहता है? सह अस्तित्व रहता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण
सबसे प्राथमिक लक्षण और सबसे मुख्य लक्षण यह है दोस्तों कि इस अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी रहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, लेकिन इन दोनों क्षेत्र के बीच गला काट प्रतियोगिता न होकर क्या रहता है? अब है कि स्व अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? स्व अस्तित्व का मतलब यह हुआ कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में कोई दिक्कत आए तो संभाल लेगा कौन, और निजी क्षेत्र में दिक्कत आए तो संभाल लेगा कौन? यानी कि बीएसएनएल गड़बड़ा गया तो जियो को बुलाइए, और जियो गड़बड़ा गया है तो बीएसएनएल को बुला लीजिए। यानी दोनों एक दूसरे का मदद करके क्या करेंगे? यही भावना को क्या कहते हैं? सहअस्तित्व कहते हैं। सहअस्तित्व का भावना का मतलब है कि दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगा और दोनों एक दूसरे को सहायक के तौर पर आगे बढ़ेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता थी ही नहीं, क्योंकि वहां केवल सरकार थे, तो वे किससे प्रतियोगिता करेंगे? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता थी तो गलाकाट प्रतियोगिता थी, सब एक दूसरे को लात मारकर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की फिराक में था। कंपनी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा लक्षण है दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी रहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी रहते हैं, और उनके बीच क्या पाया जाता है? सहअस्तित्व का गुण पाया जाता है। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच प्रतियोगिता रहती है? प्रतियोगिता रहती है, लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रहती है। आपसे पूछ देगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच कैसा संबंध? असहअस्तित्व नहीं रहेगा तो स्वस्थ प्रतियोगिता का संबंध, स्वस्थ प्रतियोगिता होता है उनके बीच। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत जो तय होता है वह बाजार की शक्ति द्वारा तय होता है। किसके द्वारा तय होता है? लेकिन इन पर भी सरकार का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी एक वस्तु की कीमत क्या होगी? यह बाजार की शक्ति के द्वारा ही नियंत्रित में होते हैं। यानी कीमत नियंत्रण के जो तरीका पूंजीवादी में था वही तरीका किसमें है? लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत पर हल्का कंट्रोल कौन रखता है? सरकार। जैसे सरकार को पता चला कि ट्रैक्टर कंपनी ने दाम को बढ़ा दिया है, क्योंकि ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ा, कंपनी वाला दाम बढ़ाते जा रहा, बहुत बढ़ा दिया। सरकार को भनक लग गया कि ये ट्रैक्टर कंपनी जो है बहुत दाम को बढ़ाकर खूब पैसा कमा रहा है। तो अगले बजट में सरकार घोषणा करेगा, मान लीजिए घोषणा कर सकता है कि भारत सरकार अब एक ट्रैक्टर की कंपनी खोलेगी और किसानों को मात्र 1.5 लाख रुपया में ट्रैक्टर उपलब्ध करवाएगी। सब कंपनी अपने दाम क्या कर देता है? गिरा देता है। यह टेक्निक रहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि आप लाभ कमाइए, लेकिन सरकार नजर रख ले है कि कौन कितना छाप रहा है, उसी हिसाब से पॉलिसी बना देगा। ठीक है? यहां पर यानी कि उत्पादन का उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी क्या है? लाभ कमाना। लेकिन लाभ कमाइएगा, इसके लिए आपको सरकार क्या करेगा कि कहेगा कि आप लाभ कमा रहे हैं तो और क्या करिए? सामाजिक कल्याण करिए। और अगर देख लेगा सरकार कि एक कंपनी है जो खाली प्रॉफिट कर रहा है, कोई सामाजिक कल्याण नहीं कर रहा है, तो अगले साल सरकार बजट में अपना निर्णय कुछ ले आएगी। जैसे सरकार को भनक लग गया कि ये जो दूर संचार वाला कंपनी है एयरटेल जियो, खूब माल छापा है इस साल पूरा, सरकार को पता लग गया। ठीक है? उस समय मान लीजिए कि वित्त मंत्री को पता लग गया कि ये दूर संचार कंपनियां जो है बहुत पैसा, बहुत प्रॉफिट कमाया है। ऐसा भनक अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को दे दिया। अगले बजट में घोषणा कर देगा, भारत सरकार निर्णय लिया है दूर संचार कंपनी पर जीएसटी का रेट 23% से बढ़ाकर सीधे 46% कर दिया है। जो भी कमाया है ला दो अंदर।
तो ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लाभ कमाइए लेकिन सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाकर, नहीं तो सरकार को भनक लगा खाली प्रॉफिट प्रॉफिट, तो एक बार में सारा प्रॉफिट अपने पास ले आएगा। बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, तो टैक्स कितना था, 46 करोड़, इसको लाओ जितना कमाया दे। तो ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना और सामाजिक कल्याण के बीच क्या रखा जाता है? सामंजस्य रखा जाता है कि आप प्रॉफिट कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट और सामाजिक कल्याण के बीच आप जो है एक सामंजस्य बैठाइए। आप जानते हैं कि भारतीय कंपनी को सामाजिक कॉरपोरेट उत्तरदायी मिला हुआ है कि अगर कंपनी इतना कमा रहा है तो उसको दान पुण्य करना पड़ेगा, यहां पर दान करना पड़ेगा, वहां पर दान करना पड़ेगा। तो यह होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो भी हो, सबसे बड़ा लक्षण है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच क्या? सहअस्तित्व। यहां पर सरकार कीमत को बाजार के शक्ति के अधीन छोड़ देता है, लेकिन देखता है कि हमारा जनता अब इस कीमत को एफोर्ड नहीं कर पाएगा तो अपने से बेचने लगता है। जैसे गेहूं हो गया मार्केट में 20, अब क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सरकार बेचेगा, मात्र 2 रुपया किलो, लेते जाइए लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं यहां मार्केट में 20 रुपया 25 रुपया गेहूं बिकता है कि नहीं बिकता है, और जो नहीं खरीद पाएगा तो क्या करेगा? उसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली खोल रखा, वहां पर सिर्फ 2 रुपए किलो गेहूं बेचता है, जिस बाहर में नहीं ले सकता वहां पर ले सकता है। यह हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था कि हम बाजार में भी बेच रहे हैं और कीमत को कंट्रोल भी कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना किस अर्थव्यवस्था का लक्षण है? वहीं बाजार में गेहूं का बिकना किस अर्थव्यवस्था का लक्षण है? भारत में दोनों कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझे कि ना, कई विशेषताएं होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या? सहअस्तित्व का। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना समाजवादी अर्थव्यवस्था, भारत में दोनों अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। भारत, हमारा देश भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाली है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली नहीं, बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली देश अगर किसी को कहा जाता तो वह कौन है? भारत। लेकिन दोस्तों, भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि जब हम आजाद हुए तो हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी वो किधर झुका हुआ था? समाजवादी की ओर झुका हुआ था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के प्राप्ति किस को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। लेकिन अगर आप बात करिएगा तो हमारे देश में 2 स्थितियां बनी, हम पूर्णतः मिश्रित नहीं हो पाए। जहां आजादी से 1991 तक का सवाल था, हम किस ओर झुके रहे? समाजवादी, किस ओर झुके रहे? समाजवादी की ओर झुके रहे। और 1991 के बाद हम किस ओर झुक गए? पूंजीवादी का। यह वास्तविक स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था की है। लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम 1991 तक मिश्रित अर्थव्यवस्था में ज्यादा किसका समावेश किए? यानी कि 1947 से 1991 तक भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्व ज्यादा थे, पूंजीवादी तत्व बहुत कम थे। और 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित स्वरूप में पूंजीवादी का स्वरूप ज्यादा आ गया, समाजवादी का स्वरूप क्या होने लगा? घटने लगा। यह स्थिति थी। लेकिन स्वतंत्रता के प्राप्ति हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाए? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए। कौन अर्थव्यवस्था? अब एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत जब आजाद हुआ तो उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? वे समाजवादी और पूंजीवादी को क्यों नहीं अपनाया? एक तो आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होगा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी नेता थे।
वे स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी समाजवादी का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार किए हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अपनी स्थिति थी वह एक प्रखर समाजवादी नेता की थी। और जब भारत आजाद हुआ तो हर विश्व के नेताओं को यह विश्वास था कि पंडित नेहरू समाजवादी के एक प्रखर नेता है, तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाएंगे। लेकिन भारत की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि समाजवादी न अपनाकर हम क्या अपनाए? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक प्रश्न यह भी आता है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? पहला इसका कारण था क्या? निजी क्षेत्र मजबूत नहीं थे। पहला कारण क्या थे? निजी क्षेत्र मजबूत नहीं थे कि हम पूंजीवादी अपना सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ गिने चुने ही औद्योगिक घराना था। टाटा था, बिरला था, ब्रिटेनिया था, पार्ले था। इन सब के बदौलत पूरे देश में क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम खड़ा कर सकते थे? तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत कम ही औद्योगिक घराने भारत में बचे थे या भारत में थे, जिनमें टाटा और बिरला का नाम तो प्रमुख था ही दोस्तों। एक बजाज थी। यही दो चार गो गिने चुने औद्योगिक घराने थे भारत में। इन्हीं दो चार औद्योगिक घराने से इतने बड़े देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकता था? नहीं चलाया जा सकता। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे निजी क्षेत्र उतने मजबूत थे ही नहीं कि हम पूंजीवादी को अपना ले। एक कारण ये। दूसरा कारण यह था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का, दूसरा कारण यह था कि सरकार के पास पूंजी का क्या था? अभाव था। सरकार के पास भी पूंजी का क्या था दोस्तों? अभाव था। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए सारा कुछ किसको करना था? और जब देश आजाद हुआ तो एकदम मारकाट मचा हुआ था देश में। पाकिस्तान अलग हो गया था। एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ा हुआ था पूरे देश में। अब उस स्थिति में जवाहरलाल नेहरू आकर कहते कि हम जो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं, तो सब कहता पागल हो गया जी, देश में मारकाट फैलाया या समाजवादी कर रहा है। तो दोस्तों सिचुएशन ये थे कि हमारे देश का विभाजन हो गया, कोष का एक अतिरिक्त भाग जो है पाकिस्तान को देना पड़ा। और सबसे गड़बड़ सिचुएशन वो हो गई कि भारत पाकिस्तान के बीच सेनाओं का बंटवारा होना, वे तो बहुत ज्यादा एक कहिए कि बहुत खराब सिचुएशन था। ऐसे सिचुएशन पर सरकार देश में शांति लाने पर कायम थी, उन्हें अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि हमारी स्थिति ना तो पूंजीवादी अपनाने की थी और न ही समाजवादी की। बात को समझे कि नहीं? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? इसके पीछे का दो सबसे बड़ा कारण था कि हमारी स्थिति वैसी नहीं थी कि हम केवल हम पूंजीवादी को अपना सकते थे, और न ही हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम समाजवादी को अपना सके। और जब हम पूंजीवादी को अपना ही नहीं सकते हैं, समाजवादी को अपना ही नहीं सकते, बचा क्या? तो उसको अपना लिए। सरकार भी चाहती थी कि हम अपना, जब हमारा देश आजाद हुआ ना तो 80% से भी ज्यादा लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे थे। 90% लोग देश के गरीब थे। 70 से 75% लोग बेरोजगार थे। देश की स्थिति भयावह थी। तो सरकार ने सोचा कि अगर हम अर्थव्यवस्था को समाजवादी बना लेंगे तो सारा ध्यान हमारा अर्थव्यवस्था पर चला जाएगा, ये गरीबी बेरोजगारी पर हम ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भी उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया कि सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था पर कम हो, गरीबी बेरोजगारी दूर करने पर ज्यादा। तो यही सब कारण से हमारा देश में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को।
तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख स्वरूप को समझे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिश्रित क्यों हुआ, इस बात को आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अर्थशास्त्र की सारी परिभाषा को आप समझ चुके हैं ना। आइए नेक्स्ट क्लास में आगे पर हम चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण एक नए दृष्टिकोण से हम करेंगे, विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित के दृष्टिकोण से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आइए दोस्तों, ऑनलाइन वाले सबको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये कौन मोबाइल है जी? चलिए, कौन कौन है? ब्रजेश कुमार, सागर कुमार, पूजा यादव, अभिषेक कुमार, सागर कुमार, पायल यादव, सनबुर अंसारी, शंकर कुमार, चलिए ओके दोस्तों, साक्षी आनंद, प्रिंस कुमार। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों सबका ये कैसा कट रहा है? 2 क्लास हो गया है। चलिए दोस्तों, तो गर्मी ज्यादा है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ए काहे रुका हुआ, इस सब जा कहन रहा है, निकल कहन रहा है सब। और